ट्रायंगल में स्क्वायर इंस्क्राइब होता है तो आपको क्या लगाना है, आपको दोनों साइड को ऊपर मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में इनका सम लेना है, आपका फटाक से आंसर आ जाएगा। क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के सैंपल पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम करने वाले हैं सेक्शन बी के 20 क्वेश्चंस। सेम वही है, सब एक नंबर के हैं और इसमें से आपको सॉल्यूशंस अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें भी हम टोटल आज सेक्शन बी करेंगे और उसके बाद केस स्टडी करके इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना भी आपके ग्रुप्स हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखिए 21st, तो आपका जो 21वां नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। तो 21 क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 1215 मींस 1215 दे रखा है सम ऑफ टू नंबर्स और एचसीएफ कितना है आपका 81। पूछा हुआ है कि ऐसे नंबर्स के कुल कितने पेयर्स बन सकते हैं। तो पहले आपको कंसेप्ट बताते हैं। मान लीजिए मैंने दो नंबर को सेलेक्ट किया, एक 4 और एक 6। 4 और 6 का सम कितना है 10। 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3। कहने का मतलब ये हुआ 4 और 6 का एचसीएफ कितना है, 4 और 6 का एचसीएफ है यहाँ पे 2। तो इसको हमने कैसे लिखा है, एचसीएफ इंटू में एक नंबर। इसको भी ऐसे लिखा है एचसीएफ इंटू में एक नंबर। इनमें से अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बच जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा 3 और इक्वल में क्या है 10। ओके, और जब मैं 2 को 10 से काटूंगा तो 2 + 3 कितना आ रहा है 5। तो इसके पॉसिबल पेयर कितने बन रहे हैं अपने, एक पेयर बन रहा है 2 + 3 कितना है 5। ओके, तो मैंने क्या करा यहाँ पे, आपने देखा कि जो नंबर होता है ना, नंबर में एचसीएफ होता है, नंबर में एचसीएफ इंक्लूड होता है। देखो उसी को हम कॉमन निकाल के उनके सम से काट देते हैं, यही ना। तो ऐसे यहाँ पे भी होगा, 2 नंबर है, लेट से 2 नंबर कौन से हैं, ए और बी। तो इनको सम करेंगे कितना आएगा 1225। पर डिटेल समझ लीजिए, इसमें से 81 कॉमन निकलेगा तो इसको हम क्या लिखेंगे 81। देखो मान लो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा ए है तो इसको कैसे लिखोगे 81 गुणा में एक नंबर। उस एक नंबर को हमने क्या बोल दिया x, क्योंकि हमें नहीं पता क्या है। और इसको भी ऐसे लिखेंगे 81 गुणा में y, क्योंकि एचसीएफ है ना 81। तो जब मैं इसको उसकी तरह लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 81 इंटू में x प्लस में 81 इंटू में y बराबर में 1225। 81 कॉमन निकल रहा है, 81 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा x और y। 81 तो बाहर आ गया, ठीक है। तो जब 81 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे y बचेगा। और अब जब मैं 81 से काटूंगा 81, अच्छा ये 15 है ना ये, ठीक है। 81 से मैं काटूंगा 81 का मैं 81, इसको मिला 40, 81 पंजे 405। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है अपना 15 आ रहा है, ठीक है। तो x + y कितना हो गया अपना 15। जैसे यहाँ पे 2 + 3 5 था ना, वैसे यहाँ पे x + y कितना है 15। अब आपको बताना चाहता हूँ एक चीज़ कि ये जो नंबर्स निकलते हैं एचसीएफ को एचसीएफ के रूप में डिवाइड करके, ये जो नंबर्स निकलते हैं इनको बोलते हैं कोप्राइम। कोप्राइम एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर आपस में मैच नहीं करते। जैसे कि 4 और 9, 4 के फैक्टर होते हैं 2 और 2 और 9 के होते हैं 3 3, ठीक है। तो इनके फैक्टर आपस में मैच नहीं कर रहे, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं कोप्राइम। तो यहाँ पर ये जो नंबर्स होते हैं ना ये कोप्राइम होते हैं, ठीक है। तो हमने अगर इसको शॉर्ट में करना है तो कैसे करेंगे, हमें पता है कि दोनों नंबर में एचसीएफ कॉमन है तो क्यों ना डायरेक्ट ही काट दें। जब डायरेक्ट काटोगे तो कितना आएगा आपके पास 81 का 81, 81 पंजे 405, कितना आ गया 15 आ गया। तो इसका मतलब जब मैंने एचसीएफ कॉमन निकाल के डायरेक्ट काट दिया तो क्या बचा होगा, दोनों नंबर का कोप्राइम वर्जन बचा होगा। तो दोनों नंबर का जो कोप्राइम है, जैसे यहाँ पे हमने x और y लिया है, तो ये जो x और y है इनका सम कितना आ रहा है 15। तो इसका मतलब क्या है कोप्राइम। तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, देखो पहले मैं सारा लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। तो सारा क्या क्या है यहाँ पे, जैसे हमने ले लिया 1 और 14 कितना बनता है 15, 2 और 13 ये भी कितना है 15, 3 और 12 ये भी कितना है 15, ऐसे ही 4 11, ठीक है। उसके बाद 5 10 6 9 7 8, ठीक है। अगला लिखोगे तो क्या होगा 8 7, वो रिपीट होगा। तो रिपीट को छोड़ो क्योंकि 2 नंबर निकालने रिपीट से फायदा नहीं है। अब यहाँ देखो मैंने क्या बोला, जो नंबर बचते हैं वो क्या होते हैं कोप्राइम होते हैं, एक दूसरे के फैक्टर में नहीं आते। 1 को इंक्लूड मत करना, 1 तो सभी के फैक्टर में आता है। ओके, तो यहाँ पे देखो 8 और 7, 8 और 7 क्या कोप्राइम है, बिल्कुल फैक्टर्स आपस में मैच नहीं करते। 6 और 9 कोप्राइम है, नहीं। 6 और 9 में 6 भी 3 के टेबल में आता है, 9 भी 3 के टेबल में आता है, तो ये कोप्राइम नहीं है, इसको हम नहीं लेंगे। 5 और 10 नहीं, 5 के टेबल में आ रहे हैं। 4 और 11 हाँ, 3 और 12 3 के टेबल में आ रहे हैं। 2 और 13 ये एक दूसरे के फैक्टर इसमें मैच नहीं हो रहे। 1 और 14 देखो ये 1 के टेबल में आएगा और ये 7 2 1 सब के टेबल में आएगा, ठीक है। लेकिन कहने मतलब ये है, अगर आप ये सोचोगे कि ये भी एक के पाड़े में आ रहा है, ये भी एक के पाड़े में आ रहा है, फिर तो ये दोनों भी तो सबके, ये सारे भी तो एक के पाड़े में आ रहे हैं। तो एक की टेबल को आप काउंट मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 14 भी क्या है, एक अपना कोप्राइम वर्जन है। कोप्राइम यहाँ पे एक नंबर्स बन रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे कि एक ही टेबल में दोनों आ रहे हैं फिर तो सभी एक ही टेबल में आ रहे हैं, फिर तो कोई सब नहीं लेंगे। तो यहाँ पे कितने पॉसिबल पेयर बन रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो कितने पॉसिबल पेयर बन रहे हैं यहाँ पे 4। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ आया। पहले ही क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने डिटेल में ज़्यादा बता दिया है, लेकिन ये समझने वाला क्वेश्चन था क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया नहीं है। ओके, तो यहाँ पे समझिए कि कैसे मैंने इसको किया है। जब भी 2 नंबर्स होंगे तो ऑब्वियस बात है उसमें एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा तो एचसीएफ कॉमन निकाल के डायरेक्टली क्यों काट दे हम, जैसे इसको काटा है। ओके, जब हम काट देंगे तो क्या बचेगा अपने पास कोप्राइम नंबर बचेगा, बस फैक्टर निकाल लो, ये इसका शॉर्ट तरीका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 में क्या बोला हुआ, गिवन बिलो इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग 2 लीनियर इक्वेशन। तो ग्राफ दे रखा है यहाँ पे, 2 लीनियर इक्वेशन आपस में ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, फाउंड बाय दीज 2 लाइंस एंड द लाइन x इज इक्वल में 0। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि इन दो लाइनों से और x बराबर 0 इससे जो लाइन बनेगी, ठीक है। आपको पता है ट्रायंगल में कितनी लाइन होती है, एक ट्रायंगल में 3 लाइनें होती हैं, 1 2 3। तो 2 लाइन तो हमें मिल रही है, तीसरी लाइन हमें यहाँ से प्राप्त करना है।
तो x इज इक्वल में 0, इसके पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी लाइन को ड्रॉ करेंगे, फिर जहाँ पे भी एक ट्राइंगल बन रहा होगा इन तीनों लाइनों से उसका हम एरिया निकालेंगे। तो पहली बात तो x बराबर 0 कहाँ पे आएगा, अगर x बराबर 2 होता तो हम कहाँ लेते, ऐसे करते है ना। x बराबर 2 कहाँ बनता है, जैसे मान लो 2 है, ये 1 ये 3, तो x बराबर 2 को इसका मतलब आप क्या करोगे, इसको ऐसे शो करोगे। और x बराबर 0 हो तो 0 कहाँ होता है, 0 यहाँ पे, इसका मतलब यही लाइन क्या है अपना, x बराबर 0। तो ये जो लाइन जा रही है यही क्या अपना x बराबर 0। तो इससे कौन सी लाइन ड्राइव हो रही है, ये वाला, बाकी दोनों से ये और ये तीनों लाइन मिलकर कहाँ एक ट्राइंगल बना रहे हैं। देखिए जरा, यहाँ एक ये ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ACD। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एरिया ACD। ये समझ में आया, ठीक है। और कोई सा भी ट्राइंगल हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, बेस है देखो 4 से लेकर -2 तक, तो यहाँ काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो 6 यूनिट क्या अपना बेस है। और हाइट कितना, हाइट होता है टॉप से लेकर बेस तक। अभी टॉप से बेस तक किसके सामने आ रहा है, ये 2 के सामने आ रहा है ना। तो ये हाइट कितनी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना, ये 2 है, 2 से 2 कट गया और आपका आंसर कितना है 6 यूनिट। और आपका ऑप्शन नंबर है सी, ठीक है। एरिया निकाल रहे तो स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर यूनिट, ओके। सुना, ये है क्वेश्चन नंबर 22। अब चलते हैं क्वेश्चन 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला हुआ है, तो tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है। tan अल्फा और कॉट अल्फा हमें 2 दे रखा है और बोला हुआ है tan अल्फा की पावर 20 सेम कॉट अल्फा की पावर 20, इसका मान बताइए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब ऐसे हैं कि आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जल्दी करने के लिए आप वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू पुट करने पे आंसर आ रहा है तो अच्छी बात है, फिर दूसरे मेथड पे जाइए। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ, मुझे पता है tan 45 कितना होता है, 1 होता है, और cot 45 भी 1 होता है। इसका मतलब अगर मैं अल्फा की जगह पे 45 पुट कर दूं तो 1 और 1 कितना आएगा, 2। कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। जब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसका मतलब हमने सही माना है। तो हमने क्या माना है, अल्फा को 45, और 45 मानने पर जो कंडीशन है वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब ये भी 45 होंगे, अल्फा ही था ये भी। और ये 20 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, बाहर ऐसे जो कॉट के ऊपर जो 20 रखा है एक्सपोनेंशियल पावर, वो क्या अपना ऐसे हम इसको शो कर सकते हैं। अल्फा कितना है 45, tan 45 1, अल्फा कितना है 45, cot 45 1 को कितना भी आप वो कर लो, स्क्वायर कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 20 की पावर में कैसे कर लो, 1 की 20 कितना होता है 1, ऐसी 1 की पावर 20 1, तो 1 कितना आएगा 2। इसका मतलब इसका आंसर कितना है 2। आपका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर बी, ओके। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले में, तो पहले आप ऑप्शन से करिए, उसमें वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू पुट करने के बाद फिर चेक करिए कि हाँ वो जो कंडीशन दे रखी है वो सेटिस्फाई हो रही कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करा और वैल्यू पुट करते ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब मेरा आंसर यहाँ पे सही निकलेगा, ओके। क्वेश्चन 24 भी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या बोलिए, देखो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पैटर्न बन रहा है ना, इसको समझिए। यहाँ पे क्या है, x के साथ में जो कोफिशिएंट है वही y के साथ में कोफिशिएंट है, और जो y के साथ में कोफिशिएंट है वही x के साथ में कोफिशिएंट है। तो जब भी कभी ऐसा पैटर्न आता है ना, तो आपको सिंपली इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। क्योंकि ऐड करोगे ना तो दोनों सेम बनेंगे तो कॉमन आ जाएगा। और हमें इसमें निकालना क्या है, 24 में हमें x प्लस वाई का मान निकालना है। और जब कॉमन मिलेगा तो ऑब्वियस बात है x प्लस वाई क्या निकलाएगा, हमारा जो ब्रैकेट में आंसर होगा वो निकल आएगा। देखिए 7 और 1 8, 3 और 1 4, 2 1 3, ऐसे इसको भी ऐड करोगे 3 4 8 आएगा, ठीक है। और इनको ऐड करो 7 3 10, 2 3 4 और 9 8 17। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 3 4 8 को जब कॉमन निकालूंगा x प्लस वाई आएगा, ठीक है। और जब इसको डिवाइड करूँगा तो कैसे डिवाइड करेंगे, सोचिए जरा, पहले सोचिए। ये 3 डिजिट है 4 डिजिट है ना। तो मान लीजिए लगभग अगर मैं इन दोनों को छुपा लेता हूँ, यहाँ से भी 2 नंबर को छुपा लीजिए मतलब भूल जाइए, इसको भी भूल जाइए, इसको भी भूल जाइए। तो 17 यहाँ 3 है, लगभग कितने पे जा रहा है, 5 पे 3 बजे 15। तो क्यों ना इसको मैं पूरा 5 से डिवाइड करूँ, मल्टीप्लाई करूँ। तो अगर मैं 3 4 8 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, ये आपको तो 348 का मुझे टेबल तो आता नहीं है, तो इसके करीब में कैसे पहुँचूँ। तो उसका तरीका है, आप क्या करो सिंपली, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट, तो पीछे की 2 डिजिट को छुपा लीजिए, ठीक है। और बड़ा होगा तो 3 4 डिजिट को छुपा लीजिए। जब आप 2 डिजिट को छुपाते हैं तो 17 दिखेगा, और यहाँ पे 3, तो 17 और 3 लगभग कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा। तो मैं करके देख रहा हूँ, 8 5 40, 5 4 20 4 24, 5 से 15 और 2 17, तो बिल्कुल 5 पे जा रहा है। तो x प्लस 5 कितना आ गया 5। और आपका ऑप्शन क्या है, यही में निकालना है। ऑप्शन है आपके पास ए, ठीक है। तो ये आपका 24 इजी है, ये आपका शॉर्ट मेथड ही है, कोई डिटेल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इनको ऐड करोगे तो माइंड में है कि ऐड करोगे, अब ये तो है नहीं, अब आप लिख के देखोगे। अब भाई इसको ऐड कर लो, जो इसको ऐड आएगा उस हिसाब से इसके सम को डिवाइड कर दीजिए, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे एलसीएम दे रखा है 2 प्राइम नंबर का। 2 प्राइम नंबर कौन से, पी और क्यू। तो पी और क्यू 2 प्राइम नंबर है, उनका एलसीएम दे रखा है 221, और हमें क्या फाइंड करना है, 3p माइनस में क्यू, ये हमें फाइंड करना है, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि 2 प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो क्या आता है। जैसे हमने ले लिया 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, इनका एलसीएम करेंगे कितना आएगा 6। जैसे मैंने लिया 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, इनका एलसीएम कितना आएगा 21। कहने का मतलब अगर 2 प्राइम नंबर होते हैं तो उनका एलसीएम उनके मल्टीपल के बराबर होता है। तो यहाँ पे इनका जो एलसीएम है ना 221, वो इन्हीं के मल्टीपल के बराबर होंगे, ठीक है, इन्हीं के मल्टीपल के बराबर होंगे। पी और क्यू की क्या वैल्यू रखी जाए कि मल्टीप्लाई करने पे 221 आए। तो यहाँ पे देखिए, मुझे तो आंसर पता है लेकिन आप कैसे सोल्व करोगे। तो यहाँ पे आप इसको कंप्लीटली जिससे डिवाइड हो ना, डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, 3 से नहीं, 4 5 6 7, हमें तो मल्टीप्लाई करके लाना है ना। तो क्यों ना इसको हम ऐसे नंबर से डिवाइड करें कि अपना कंप्लीट को एक नंबर आए। जैसे देखिए यहाँ पे कितना 6 है ना, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 3।
तो 2 और 3 क्या बन रहे हैं, 6 के 2 फैक्टर बन रहे हैं, है ना, 2 नंबर्स बन रहे हैं, 2 मल्टीपल बन रहे हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए 2 से 21 है, तो कैसे 2 मल्टीपल को लेकर आओगे इसके, तो यहाँ पे एक कोई नंबर से एज्यूम कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए। 2 से करूँगा नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 किसी से डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा आपका 13 से। जब आप 13 पे पहुँचोगे तो 13 से जब डिवाइड करोगे 13 कम 13, इसको आगे दोगे 9 13 91, तो आपका यहाँ पे देखो 2 मल्टीपल आ गया, 2 नंबर आ गया 17 और 13, मतलब 17 और 13 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 221 ही आएगा। तो एक है 13 एक है 17, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन है कि पी बड़ा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है 17 होगा और ये 13 होगा। तो बस यहाँ सॉल्व कर दीजिए, 17 तिया 51 और ये कितना है हमारा 13, जब 51 में से 13 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 38, और 38 आपका क्या है, 38 आपका सी, तो ये आपका सी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला हुआ है, कार्ड दे रखा है। पहले तो मैं आपको कार्ड के बारे में बता दूं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है प्रोबेबिलिटी की तो आप उसको देख लेना, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रिवाइज कराता हूँ। कार्ड जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के इसमें डिजाइन दिए होते हैं। एक जो होता है अपना हार्ट, ठीक है, एक होता है अपना डायमंड, ईट बोलते हैं इसको हम दिल बोलते हैं, एक होता है हुकुम जो कुछ ऐसा बनता है, डिजाइन पर मत जाना, और एक होता है चिड़ी, ठीक है, ये अपना क्लब है, ये स्पेड है, ये हार्ट, ये डायमंड। ओके, तो यहाँ पे जो पत्ते होते हैं ना, ये सभी के सभी 13 होते हैं, ये भी 13, ये भी और ये भी, ये दोनों रेड होते हैं। रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, आपको वीडियो देखना बहुत डिटेल में, और ये ब्लैक होते हैं। प्रोबेबिलिटी की वीडियो देखना, प्रोबेबिलिटी वाले प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ पे आपको मैंने प्रोबेबिलिटी के सारे कंसेप्ट बता रखे हैं, तो उस वीडियो देखना, ये बहुत डिटेल में बता रखा मैंने। तो ये ब्लैक होते हैं, ये रेड होते हैं। अब ये जो 13 है, इन 13 में कौन कौन होते हैं, इक्का, दुग्गी, 3 4 5 6 7 8 नेला दिला, ऐसे करते हुए किंग, बादशाह, मतलब किंग, जोकर और क्वीन। तो आपका बादशाह भी होता है, गुलाम भी होता है, क्वीन भी होता है, इसी के अंदर होता है, ठीक है। ऐसे इस 13 में भी क्या होंगे, यही होंगे, ठीक है। ऐसे इस 13 में क्या होंगे, ये सब यही होंगे, रिपीट होते हैं। बस फर्क क्या होता है, इन पत्तों पे, इन 13 पत्तों पे ये डिजाइन होगा, इन 13 पत्तों पे ये डिजाइन होगा। ये दोनों डिजाइन ब्लैक कलर के होंगे और ये दोनों डिजाइन रेड कलर के होंगे, है ना। तो टोटल 13 वाले कौन से होते हैं, 1 2 3 ऐसे करते करते पहले वाले को क्या बोलते हैं हम, 7 8 9 10 और फिर जे क्यू के, ये सीरीज होती है पूरी 13 की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमसे क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर अपना 26 में बोला हुआ है कि यहाँ पे आपने एक पत्ता निकाला और वो जो पत्ता है ना ही वो किंग होना चाहिए ना ही वो क्वीन होना चाहिए, तो ना ही किंग होना चाहिए ना ही क्वीन। अब एक बात बताओ, क्वीन कितनी बार है यहाँ पे, 4 बार, समय होगा ना चारों में एक करके, और किंग कितनी बार है, 4 बार, ये भी 4 है। तो टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं 52। 52 में से 4 4 8 जो पत्ते हैं वो नहीं आना चाहिए, 52 में से 8 पत्ते नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब आपके पास क्या बच गया, 44 पत्ते में से कोई सी पॉसिबिलिटी बन सकती है आने की। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 44, और टोटल आउटकम कितने हैं, 52। जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं फेवरेबल ऊपर लिखते हैं और जो अपना टोटल होता है नीचे लिखते हैं। तो हमने बोला हुआ कि किंग और क्वीन नहीं आना चाहिए, तो ऑब्वियस बात है, इसका मतलब जो बाकी बच गए पत्ते उसमें से कुछ भी आ सकता है। और टोटल कितना होता है 52, काटो जरा, 4 एकम 4 4 एकम 4 और इसको काटोगे तो 13, तो 11/13, ये आपका ऑप्शन है ए। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आपका 27। क्वेश्चन 27 में क्या बोला हुआ है, दो डाइस को फेंका जाता है, तो बोला हुआ द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एटलीस्ट वंस, तो 5 एक बार आने की पॉसिबिलिटी बताओ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है उस चांसेस के जिसमें कम से कम एक बार 5 आ रहा हो। तो जब भी हम 2 डाइस को क्या करते हैं, रोल करते हैं, फेंकते हैं, तो कितने टोटल आउटकम कितने बनते हैं, 36, है ना। कौन कौन से होते हैं 36, मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखा दिया है। तो टोटल आउटकम कितना होता है अपने पास, 36 होते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं इसको हम, जब ये वाले कॉलम को हम फिल करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 1, ऐसे जब इसको फिल करेंगे तो 1 3, इसको फिल करेंगे तो 4 4, समझ रहा है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए इसको फिल कर रहे हैं, तो यहाँ से हमने 4 लिया, यहाँ से हमने 2 लिया, ऐसे मान लीजिए हमने इसको फिल किया तो 6 और 5, ये भी मैंने आपको प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट में बता रखा है, ठीक है। तो कम से कम एक बार 5 चाहिए हमें, तो एक बार 5 वाले कितने हैं, देखो 1 2 3 4, एक बार 5 बोला कम से कम, 2 तो हो ही सकता है ना, उसने बोला कम से कम 1, तो ज़्यादा 2 3 कितने भी हो सकते हैं, तो कम से कम 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 है, चल जाएगा। और कौन कौन से, ये सारे, तो आप देख रहे हो कम से कम एक बार 5 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो अपने पास फेवरेबल आउटकम कितना आ रहा है, 11, कितने में से, 36 में से। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी कि कम से कम एटलीस्ट 5 आना चाहिए, एटलीस्ट 5 एक बार आना चाहिए, तो यहाँ पे कितने बनने चांसेस, 11, और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका ऑप्शन है बी, ठीक है। तो कम से कम एक बार 5 आने की जो प्रोबेबिलिटी है उस 2 बार डाइस करने पर कितना होगा, 11/36। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 1 + sin² अल्फा इज इक्वल 3 sin अल्फा इंटू में cos अल्फा, और हमें निकालना क्या है, cot अल्फा, ठीक है। अल्फा एक थीटा की तरह, एक एंगल की तरह। यहाँ पे आप ध्यान देना कि अगर आप वैल्यू पुट करोगे ना, वैल्यू पुट करके निकालोगे तो यहाँ पे जैसे 45 पुट करूँगा तो इक्वल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे देखिए आपके पास 2 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, -1 1 0 1 1 2 -1 -1, ठीक है। तो जब 2 ऑप्शन दे रखे हैं तो एंगल जब आप पुट करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 दे रखा है, 2 दे रखा है ना, और जो भी टेबल आपके पास है सिलेबस में वहाँ पे कहीं भी किसी भी जो वैल्यू है 2 नहीं है, तो चांसेस इसके बन सकते हैं आने के। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि टेबल में 2 वैल्यू किसी की नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका आंसर 2 नहीं आ सकता है, 90 के बाद कहीं पे भी आ सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट यहाँ पे नहीं करेंगे, जो अपना एंगल हम मानते हैं, एज्यूम करते हैं, वो यहाँ पे पुट करने वाले नहीं है हम। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 1 क्या होता है, 1 होता है sin² अल्फा प्लस में cos² अल्फा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पूरा करा रखी मैंने,
तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इसकी वैल्यू पुट कर दी। 1 क्या होता है, 1 इन दोनों के सम के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 3 साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। अब देखिए साइन स्क्वायर दोनों का एंगल सेम है, सब कुछ सेम है, तो इसको मैं ऐड कर सकता हूँ। 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा, और जब ये चीज़ इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, -3 साइन अल्फा और कॉस अल्फा बराबर क्या बचेगा, 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये जो चीज़ है ना माइनस, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस में 1 साइन अल्फा कॉस अल्फा। 1 दिखाते नहीं मल्टीप्लाई में, इसको हटा दो। अब यहाँ पे क्या बचा, प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा। ये मैंने क्या करा है, देखो देखिए, जैसे -3 था ना, समझो -3 है, तो -3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 -1 -2 -1 क्या बनता है, -3। तो मैंने इसको तोड़ दिया, इसको मैं लिख दिया है -2 के रूप में और -1 के रूप में, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, देखिए ये पूरा नंबर देख रहे हो, इसमें से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक साइन अल्फा कॉमन आ रहा है। तो 2 और साइन अल्फा को मैं बाहर निकाल लूँगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे एक बार साइन अल्फा बच जाएगा, 2 साइन अल्फा बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा, कॉस अल्फा। यहाँ पे देखिए माइनस का माइनस, यहाँ पे कॉस अल्फा बाहर आ रहा है, कॉस अल्फा इस पूरे में, तो कॉस अल्फा बाहर निकालूंगा, यहाँ क्या बच जाएगा, साइन अल्फा। और जब माइनस बाहर लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, ध्यान रखना, जब माइनस कॉमन लेते हैं साइन चेंज हो जाता है। तो कॉस हमें बाहर निकाला है, तो यहाँ पे 2 बार में से 1 बार कॉस बाहर आएगा, तो कितना बचेगा, एक ही बार कॉस बचेगा, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट आपस में इक्वल है। जब 2 ब्रैकेट आपस में इक्वल होते हैं तो इनको हम क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं, याद है स्प्लिटिंग मेथड, ये स्प्लिटिंग मेथड की तरह है। और इनको हम क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं, ठीक है। बराबर में क्या चल रहा है, 0, ओके। तो इसका मतलब ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है, तो हम दोनों को 0 के इक्वल पुट करके आंसर निकालेंगे। तो देखिए ये क्या अपना 2 साइन अल्फा माइनस में कॉस अल्फा बराबर 0 है ना, इसको मैंने उतार दिया। और ये क्या है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बराबर 0, ओके। ये माइनस की चीज़ें इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या है, साइन अल्फा। एक बात बताओ, साइन और कॉस का ऐसा कौन सी वैल्यू है, ऐसे कौन सा एंगल है जिस पर दोनों बराबर होते हैं, तो दोनों होते हैं 45 पे बराबर। साइन 45 भी कितना होता है, 1/√2, और कॉस 45 भी कितना होता है, 1/√2। मतलब यहाँ पे एंगल कितना निकल रहा है, 45, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब ये इस तरफ जाएगा तो माइनस वाली चीज़ प्लस बन जाएगी, और यहाँ पे क्या है, 2 साइन अल्फा, और जब साइन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या बन जाएगा, डिवाइड, तो कॉस अल्फा डिवाइड साइन अल्फा। कॉस बाय साइन ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है, कॉस बाय साइन किसका रेशो होता है, कॉट का, इसको हम बोलते हैं कॉट। कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट। तो यहाँ पे कॉट की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 2। आप देख रहे हो कॉट की वैल्यू 2 निकल के आ रही है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 2 है, तो साफ दिख रहा है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। और सी ऑप्शन में क्या क्या वैल्यू दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है 1 और 2, ये ऑप्शन है आपके पास। 2 तो आ गया, 1 कहाँ से आएगा, 145 से आएगा, 45 पुट कर दो, कॉट 45 1 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ये आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे शॉर्ट बन रहा था, क्या बन रहा था कि अगर मैं 45 पुट कर दूँ आंसर आ रहा है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये बन रही है कि यहाँ पे 2 वैल्यू दे रखी है, सभी के जो ऑप्शन है, सभी इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं सबकी 2 वैल्यू है। जैसे यहाँ पे भी 2 वैल्यू है, एक वैल्यू होती तो मैं निकाल देता 45 पुट करके, 2 वैल्यू है इसलिए मुझे इतना करना पड़ा, ओके। ध्यान देना इसमें। तो क्वेश्चन 29 में हमें क्या बोला हुआ यहाँ पे कि एक वर्टिस दे रखा है पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, ठीक है। और जब डायगोनल की बात करें तो ये डायगोनल क्या करते हैं, दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर, ठीक है। और ये क्या है, ये दोनों का मिड पॉइंट है, देखिए ये दोनों बराबर है, तो इस लाइन का मिड पॉइंट कौन हो गया, ये लाइन, मतलब ये पॉइंट। ऐसे ही इस लाइन में, इस डायगोनल में ये दोनों बराबर है, तो इनका मिड पॉइंट क्या हो गया, ये। तो इस लाइन का जो मिड पॉइंट है वही इस लाइन का मिड पॉइंट है। तो कहने का मतलब पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं उनके जो डायगोनल से वापस में बाइसेक्ट करते हैं एक ही पॉइंट पे, ठीक है। पॉइंट क्या है पे, ओ, और दोनों क्या है, मतलब जो पॉइंट ओ है वो दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट है, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट होता है पॉइंट ओ, ओके। तो यहाँ पे वर्टिस दे रखे हैं ABCD, पैरेललोग्राम के जो 4 वर्टिस है ABCD, इसके यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है। और क्या बोला है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालिए, मतलब हमें क्या करना है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालने हैं। तो ABCD के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और एक्स और वाई निकालना है। और अभी मैंने क्या बोला कि ये जो डायगोनल है ना AC और BD, इनके जो मिड पॉइंट्स हैं आपस में बराबर है। तो कहने का मतलब मिड पॉइंट BD बराबर है मिड पॉइंट AC, है ना। तो यहाँ पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, जब वर्टिस दिया होता है, ये 7 चैप्टर आपका। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए ये क्या है, मैंने आपको बताया था जब भी कोऑर्डिनेट दिया होता है, कोऑर्डिनेट में सबसे पहले वाले को x बोलते हैं, दूसरे वाले को y बोलते हैं, ठीक है। 2 कोऑर्डिनेट होते हैं तो 1 2 करके दिखाते हैं, x1 x2 और y1 y2। 3 होंगे तो 3 भी करके दिखा देंगे, x3 करके। तो यहाँ पे जब आप ये निकालोगे, मिड पॉइंट निकालोगे, तो आप क्या करोगे, x प्लस में 1 xy टर्म को ऐड कर दोगे, ठीक है। और मिड पॉइंट मतलब हाफ करना है, और y टर्म को भी ऐड करके हाफ कर दोगे, मिड पॉइंट है ना, हाफ कर दोगे। ऐसे यहाँ देखिए जब ये निकालोगे तो x को ना यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो 3 और 4 को ऐड करके हाफ कर दोगे, और 5 और y को ऐड करके हाफ कर दोगे। यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम मिड पॉइंट लेकर। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, x प्लस 1/2, 6 2 8, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 3 7, ये कितना है 7/2,
और ये क्या है 5 + y बट्टे में 2। ओके, अब एक बात बताइए, जो भी आप आंसर ला रहे हो वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, जैसे ये x3 हो गया और ये y3 हो गया, कोई भी ज़ूम कर लो, ABC या कुछ मान लो। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ ये दोनों जो x वाला टर्म है दोनों बराबर ही तो होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब x + 1/2 = 7/2, और जो y वाला टर्म है, y वाला जो यहाँ पे टर्म दे रखा है वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि एक ही पॉइंट के y है वो, है ना। तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, एक यहाँ जाके माइनस होगा, तो 7 में से गया 6, x आ रहा है 6, यहाँ पे 2 चौक 8, 5 माइनस होगा 8 में से, तो कितना आएगा आपके पास 3, तो y कितना आ रहा है 3, तो x है 6 और y है 3, तो आपका जो कोऑर्डिनेट बनेगा, जो निर्देशांक बनेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक। तो ये कितना है 6 और 3, तो ये आपका ऑप्शन बन रहा है ए। ठीक है, तो सिंपल इसमें क्या मेथड लगाया हमने कि जब भी कोई पैरेललोग्राम बनता है, पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तो जब बाइसेक्ट करते हैं तो ये आधे आधे बराबर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जिस पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वो दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट होता है, तो दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट को हमने ले लिया और इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब बात तो इन्हीं की हो रही ना, वो की बात हो रही है, तो जो इसका x होगा यहाँ पे और जो इसका x होगा दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, सेम, दोनों के जो y होंगे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब भी हम वो लिखते हैं, कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पहले वाले को x बोलते हैं, दूसरे वाले को y बोलते हैं, तो यहाँ पे पहले वाले को x टर्म, दूसरे वाले को y टर्म, ये x अलग है, मतलब यहाँ पे अगर दोनों नाम सेम आ रहे हो तो x1 y1 ऐसे करके हम बोल देते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला हुआ है, देखिए, तो यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल दे रखा है। ओके, इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल बराबर है। कैसे, देखिए ये जो एंगल आ रहा है ये पूरा बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल है, एंगल ACB, इसको ध्यान समझना। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट बेस है, डिटेल में समझना, उसका समझ में आएगा। तो ACB जो है वो इसके बराबर है ADC के। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को लेता हूँ, और मैंने आपको सिमिलरिटी के बारे में बता रखा है, एक है अपना ACB और एक हम ले रहे हैं ट्राइंगल ADC। ओके, जब मैं इन दो ट्राइंगल को लेता हूँ तो यहाँ मैं देख रहा हूँ, एक तो ये एंगल बराबर है ना, एक तो ये एंगल बराबर है, और एक ये जो A आ रहा है, एंगल A, वो दोनों में आ रहा है ना। तो एक बड़े वाला ट्राइंगल और एक ही छोटे वाला ट्राइंगल, इसमें दो एंगल आपस में बराबर आ रहे हैं, दो एंगल आपस में बराबर आ रहे हैं, एक हो गया गिवन और एक हो गया कॉमन। जो ए एंगल है, देखो ए एंगल इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और ए एंगल बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो इसका मतलब एक तो है कॉमन और एक है गिवन। तो यहाँ पर डबल ए प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है आपस में सिमिलर, समझाया, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं। और जब भी कभी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हम उसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले सकते हैं, यही मैंने आपको बता रखा है सेक्शन ए में। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम करेंगे इसको, तो देखिए जब हम यहाँ पे सिमिलर लगा रहे हैं, सिमिलर है ये, तो कैसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड को लेंगे। तो पहले हमने लिया है एक बड़े ट्राइंगल, तो बड़े ट्राइंगल में अगर बात करें, देखिए पहले इसको डिटेल में करता हूँ ताकि आपको पूरा समझना है। तो मैंने लिया यहाँ पे एक बड़ा ट्राइंगल और एक छोटा ट्राइंगल, इसमें अगर हम बात करें, ये चैप्टर मैंने करा रखा अभी, इसलिए अब मैं पूरा आपको डिटेल में बता रहा हूँ ताकि समझना है। ACB में एंगल ACB और एंगल ADC ये दोनों बराबर है, ये क्या अपना गिवन। नेक्स्ट बात करें एंगल A, इसमें भी सेम एंगल A, दोनों क्या है कॉमन। सिमिलरिटी के लिए कम से कम दो एंगल चाहिए होते हैं, तो बाय डबल ए मतलब दो एंगल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। अब यहाँ से पूरी कहानी स्टार्ट होती है कि कैसे हमें निकालना है। अच्छा, निकालना क्या है, निकालना है हमें BD, ये पार्ट हमें निकालना है इतना। तो कैसे निकालोगे, देखो ACB है ना, ACB में जो सामने साइड आ रही है, पहले जरा मैं इसको ना दो अलग अलग पार्ट में बना लेता हूँ, देखो ताकि आपको जल्दी समझना है। तो ये है ACB, ओके, और जो ADC है उसको भी बनाता हूँ, तो ये है अपना AD और C, विजिबल है, ठीक है। देखिए इस बड़े ट्राइंगल में मैं इस गिवन एंगल के सामने वाली साइड ले रहा हूँ जो कि कौन है AB। इस छोटे ट्राइंगल में फिर मैं क्या करूँगा, सेम गिवन एंगल के सामने वाली साइड लूँगा जो कि कौन है AC। सिमिलर में क्या होता है, हम साइड लेते हैं लेकिन साइड का रेशियो लेते हैं, और कौन साइड का रेशियो लेते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब कि अगर तुम एक एंगल के सामने वाला साइड ले रहे हो तो उसी के इक्वल वाला जो एंगल होगा ना, उसी के सामने वाला साइड आपको दूसरे ट्राइंगल में लेना होगा। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है इसके बराबर है, तो अगर आप इस एंगल के सामने वाली साइड ले रहे हो तो इसके बराबर जो एंगल है उसी के सामने वाली साइड लोगे दूसरे ट्राइंगल में। ओके, तो इसका मतलब AB और AC आपस में क्या है, प्रोपोर्शनेट है। ठीक है, दूसरी साइड कौन सी लूँ मैं, देखो यहाँ पर हमें 8 गिवन है ना, तो B जो है B, इस B के सामने आ रहा है AC। ओके, और जो अपना B है, B क्या है, B एक ऐसा एंगल है जिसके बारे में जिक्र ही नहीं किया हमने, मतलब एक तो गिवन एंगल था, एक कॉमन एंगल है, तो B किसके बराबर हो गया, BC के बराबर होगा ना। तो B के सामने हमने AC लिया है, तो C के सामने कौन लेंगे, AD। याद रखना, जो गिवन एंगल्स होते हैं उनके सामने वाली साइड लेते हैं, तो यहाँ पर B के सामने कौन है, AC। अब B के इक्वल कौन है, देखिए C के इक्वल D है, ये दोनों कॉमन है, तो क्या बचा, C तो बचा, है ना। तो यहाँ पे B के सामने जो साइड आ रही है वही C के सामने साइड है, AD। तो AB कितना है अपना, AB दे रखा है, AB का है, AB ये रहा पूरा, तो ये है अपना AB, यहाँ करते हैं इसको। तो AB नहीं पता, AC कितना है, AC दे रखा है 8, AC कितना है 8, AD कितना है 3, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64/3, ये क्या आ गया अपना AB। लेकिन हमें AB थोड़ा निकालना, हमें तो BD निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो BD निकालने के लिए आप AB में से AD माइनस कर दो,
ए बी में से ए डी माइनस कर दो तो बी डी बच जाएगा। तो ये है 64/3 और ये है 3, माइनस करो जरा, 3 3 9, इसमें से माइनस करोगे 55/3। 55/3 आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है सी। तो इसका मतलब ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये मैंने आपको डिटेल बताया, लेकिन आपको जब ये कंसेप्ट आता होगा तो ऐसे नहीं करना। ये तो देखो, ये तो आपको माइंड में करना है कि हाँ भाई इस ट्राइंगल में ये एंगल, इस ट्राइंगल में ये, एक एंगल का पेयर मिल गया, एक एंगल कॉमन है तो ये सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो बस ये आपको समझना है कि ये कैसे लेना है। इस गिवन एंगल के सामने वाली साइड ली है तो गिवन एंगल के सामने वाली साइड लोगे। बी एंगल के सामने वाली साइड ली है बड़े ट्राइंगल में, तो यहाँ पे देखिए बी के साथ में कौन है? सी। तो सी एंगल इस छोटे ट्राइंगल में सी के साथ में जो साइड आ रहा है ए डी, आप उसी को लोगे। ठीक है, तो कैसे साइड्स को लेना होता है इसको समझना है, बस और कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 में क्या बोला हुआ है? यहाँ पे 31 में कहा गया है कि एक इक्वेशन है जो एक लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो जो लाइन सेगमेंट है ए बी, लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक लाइन का पार्ट। लाइन होता है हमारा जिसपे दोनों ओर से रेज बढ़ सकती है। अब इसी का एक पार्ट ले लोगे तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये जो पार्ट होता है ये दोनों एंड से एक्सटेंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ए बी में यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या रखें? ए रखें 4 5, ए का 4 5 और बी का अपना -2 और 3। क्या बोला हुआ है? यहाँ पे एक लाइन है, वो लाइन क्या कर रहा है? इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 90 भी बना रहा है और साथ में इसको इक्वल भी काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर ये इसको इक्वल काट रहा है तो अगर मैं इसको ए नाम ओ नाम दे दूँ तो इनका जो डिस्टेंस होगा और इनका डिस्टेंस होगा आपस में क्या होगा? बराबर है ना। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इस लाइन का इक्वेशन। तो इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकलेगा? अगर मैं इस पॉइंट को निकाल लूँ, इस पॉइंट को निकाल लूँ तो कहीं ना कहीं से इस लाइन के इक्वेशन तक मैं पहुँच जाऊँगा। इस पॉइंट को हम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से। ओके, ये 7 चैप्टर का ही है। तो इसके कोऑर्डिनेट को मैंने एक्स और वाई मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट को मैंने एक्स और वाई मान लिया। और कैसे करेंगे? देखिए जो डिस्टेंस है अपना, डिस्टेंस ए ओ इज इक्वल में डिस्टेंस, ध्यान से देखना, इसको मैं शॉर्ट में कराऊंगा, इसके सॉल्यूशन को शॉर्ट में कराऊंगा, बी ओ। अब डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या है? x2 - x1 प्लस y2 - y1। सेम, आपको ये फॉर्मूला नहीं लिखना, आपको तो माइंड में सोल्व करना है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ कैसे मैं वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। ओके, तो आपको ये तो माइंड में करना है, रफली करना है सब। तो यहाँ देखिए अगर मैं ए ओ ले रहा हूँ, ए है ना, ए ओ, इसको देखना भी, तो x2, ये x2 है दूसरे वाला, x2 - x1, x2 - x1, ये y2 हो जाएगा y2 - y1, y2 - y1। पहले वाले देखो ये है हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2। ओके, तो ये हो गया अपना। और एक और चीज़, ये जब बहुत सारी स्क्वायर करोगे तो रूट से रूट कट जाएगा, तो रूट लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे जब हम बी ओ लेंगे, बी ओ जब ले रहे हैं तो अब की बार x1 y1 x2 y2, आप किसी को भी x1 y1 और x2 y2 मान सकते हैं, पर एक बार में आप दो को ही मानोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x2 माइनस में x1, x2 माइनस में x1, आप इसको भी x2 मान सकते हो और इसको x1 मान सकते हो कैसे भी। और यहाँ पे y2 माइनस में y1, y2 माइनस में y1। ओके, अब बात आती है कि इसको कैसे जल्दी सॉल्व करें। आपने क्या करा? आपको फॉर्मूला याद था, उस फॉर्मूले के जरिए आपने ये रफली बना दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? अब ये थोड़ा ना यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो a - b का स्क्वायर, नहीं भाई। अगर यहाँ पे तो आप फॉर्मूला लगाओगे a - b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर सब में, फिर सॉल्व करोगे बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। छोटे में कैसे करना है? देखिए ये एक नंबर है, ध्यान देना, ये एक नंबर है, इस पूरे नंबर को मैं इस तरफ ला रहा हूँ, इस पूरे नंबर को मैं इस तरफ लाऊंगा तो आगे क्या प्लस, इधर क्या बन जाएगा? माइनस। ठीक है, इस पूरे को इस तरफ ले आया। अब इसको पहले मैं बता दे रहा हूँ, 3 माइनस में y। ये जो पूरा नंबर है इसको एक नंबर समझो, ये पूरा नंबर है प्लस का है, इस तरफ क्या बन जाएगा? माइनस। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा। इस पूरे नंबर को ए समझिए और इस पूरे नंबर को बी समझिए। तो इसका मतलब एक बार हमें प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। तो एक बार इसको हम प्लस करेंगे, ये और ये एक बार क्या होंगे? प्लस। और एक बार इन्हीं को हमें क्या करना है? माइनस। सेम इस तरफ भी एक बार इनको हमें प्लस करना है दोनों नंबर्स को और एक बार माइनस। ठीक है, यही बेस्ट तरीका है। कैसे करोगे? ब्रैकेट ओपन करो, x - 4 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और यहाँ पे x - 4 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। जब माइनस बाहर होता है ब्रैकेट खोलते समय ध्यान देना पड़ता है। 3 - y प्लस y - 5। यहाँ पे क्या है? 3 - y माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस y माइनस माइनस प्लस 5। तो विजिबल है, यहाँ करते चलो। तो देखिए यहाँ पे -4 - 2, ये तो कट गया। -4 - 2 कितना होगा? -6। तो इसका आंसर आ रहा है -6। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा है -6। यहाँ पे देखो x और x दोनों प्लस के, कितना आएगा? 2x। और ये कितना आएगा अपना? -4 + 2 -2, तो 2x - 2। यहाँ पे देखिए ये कट गया
प्लस माइनस की चीज़ कट जाती है, मतलब प्लस का 2 और माइनस का 2 क्या होगा, 0 बन जाएगा ना, कट जाएगा वो। तो वैसे मैंने यहाँ काट दिया। माइनस का 5 और प्लस का 3 कितना आंसर आएगा, -2। ऐसे यहाँ पे देखो -y ये क्या बनेगा, -2y, माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड करेंगे। 5 प्लस का है, 3 प्लस का है, इसके आगे वाला साइन देखो, 5 प्लस का है, 3 प्लस का है, कितना हो गया, 8 प्लस का। तो ये है अपना पूरा इसका सोल्यूशन। अब इसको भी सोल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, तो 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, 2 को जब से करो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, आगे प्लस दिखाते नहीं है। अब यहाँ पे देखो -12x, ये 4x इधर आएगा, -4y, और यहाँ पे क्या है +12, जब ये इस तरफ आएगा -16। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, पहले देखो 12 में से 16 गए तो -4 है ना, और यहाँ पे 4 कॉमन ले लूँगा तो -3, -4 कॉमन ले रहा हूँ, -4 कॉमन लूँगा तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3x प्लस में y -1 बराबर 0, ठीक है। और आपका ऑप्शन कौन है इसमें से, यहाँ गलती करिए, ये प्लस का होगा, माइनस का नहीं, ये प्लस है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस की चीज़ इस तरफ आएगी, प्लस बनेगा 28, 4 कॉमन निकालोगे, 4 7 28, 7 है यहाँ पे, ओके। तो ऑप्शन कौन सा आपके पास, ये है 3x प्लस y -7, तो ये डी है, डी से मैच हो रहा है, ओके। तो ये इसका बेस्ट तरीका, आप यहाँ पे a - b का स्क्वायर मत लगाना, उससे थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे a² - b² लगाइए और जल्दी से आंसर पाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या रखा है आपको कि d जो है वो मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये पार्ट और ये पार्ट। यहाँ पे एक आपको ट्राइंगल दिख रहा है ACD में C90 है और यहाँ पे x एंगल दे रखा है, और एक ट्राइंगल है ACB में C90 है और एक ट्राइंगल दे रखा है आपको y, और सॉरी एंगल दे रखा है आपको y, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है, cot y अपॉन cot x का मान निकालिए। कैसे निकालेंगे, देखिए cot क्या होता है, जब आपको मैंने रेशो पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में, PBP HHB ये बताया था, ये साइन का रेशो होता है, ये कॉस का, और ये टेन का, ये किसका होता है, टेन का। और जो टेन होता है उसका उल्टा कर दोगे, ये P/B है ना, P/B का उल्टा करोगे क्या बन जाएगा, B/P, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉट। तो कॉट का जब साइड से रिलेट करके रेशो निकालते हो तो आपका आंसर क्या आता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कॉट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, दोनों ही कॉट है तो आंसर क्या लगेगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो पहले y निकालते हैं, कॉट y निकालते हैं। तो देखिए y की बात करें तो पूरा बड़ा ट्राइंगल, तो बड़े ट्राइंगल बात करें ACB, अभी इसे लिखना नहीं है, चलो शॉर्ट में बताता हूँ, पूरा बड़े बड़े ट्राइंगल देखो, छोटे वाले भूल जाओ, ठीक है। तो अगर मैं ACB की बात करूँ, एंगल कौन है यहाँ पे, चलो पहले यहाँ पे बना देता हूँ एक बार, आपको सही से दिखेगा। तो ये है अपना ट्राइंगल ACB, ये क्या है y, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली साइड क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, और जब बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो जब आप cot y निकालोगे, cot y क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस कौन है AC, परपेंडिकुलर कौन है BC। ऐसी बात करें हम छोटे वाले ट्राइंगल की, जो कि अपना ACD, यहाँ क्या है x और ये है 90। तो cot x निकालेंगे, cot x क्या होगा, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, और जो बच जाए उसे बेस। तो cot क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस क्या है AC और परपेंडिकुलर क्या है CD। इतना समझ आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको रफ कर रहा हूँ मैं, cot y क्या है, AC/BC, cot y क्या है, चलो यहाँ लिख रहा हूँ AC/BC, ये है cot y, ओके। तो यहाँ लिख रहा हूँ AC/BC, और cot x क्या है, cot x है अपना AC और DC, AC/CD। जब इसको सॉल्व करोगे तो AC/BC को ऐसे लिखोगे, और नीचे अगर कोई उसमें होता है, फ्रैक्शन में होता है, तो उसको हम मल्टीप्लाई बनाने के लिए पलट देते हैं, है ना। मल्टीप्लाई में जब ये आएगा तो ये पलट जाएगा, पलटेगा तो AC से AC कट गया, कौन बचा, CD और BC, CD और BC। एक बात बताओ, CD और BC आपस में, CD और BD आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, देखो जो BC है, BC किससे मिलकर बना हुआ है, CD प्लस में BD, है ना। BC CD प्लस में BD से बना हुआ है, और BD CD के बराबर है, BD CD के बराबर है, BD जो है वो CD के इक्वल है, तो BD की वैल्यू CD में पुट कर दिया मैंने, और CD कितना देगा, 2CD। कहने मतलब BC को मैं कह सकता हूँ 2 इंटू में CD, ओके। तो BC को मैं कह सकता हूँ 2 इंटू में CD, और CD से CD कट जाएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 1/2। तो इसका मतलब cot y और cot x का आंसर क्या है, 1/2, और 1/2 आपका क्या है, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। तो डिटेल में आप कर सकते हो कि आप कितना स्पीड, मतलब स्पीड है इसके अंदर ये है कि आप इस फिगर को देखकर कैसे आप बेस और परपेंडिकुलर को निकालोगे, उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व करके जल्दी से आंसर निकालोगे, ठीक है। तो जितना जल्दी कर पाओगे यही इसमें शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला हुआ है, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाइड शो दैट इस डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 2 डेसिमल। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए वो 2 डेसिमल में टर्मिनेट होना चाहिए, ठीक है। तो 1/13 में ऐसा कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करें जिससे जो उसका डेसिमल हो 2 डेसिमल प्लेसेस पे टर्मिनेट हो, ओके। तो इसको तो आप ऑप्शन से करिए, देखिए स्मॉलेस्ट बोला है ना, सबसे ट्राई कीजिए। अगर मैं 1/13 से मल्टीप्लाई करूँगा, 13 से 13 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1/100, 1/100 को सॉल्व करोगे कितना आएगा, 0.01। यहीं पे आंसर आ गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आगे हमें नहीं जाना, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर A। आप सिंपल
जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं उससे ट्राई कर लीजिए, क्योंकि आंसर इसी में से तो है, तो जो भी आंसर है इनमें से मिलेगा, तो क्यों ना इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं 2 डेसिमल कट रहे कि नहीं। ठीक है, 34 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ये पूरा कंसेप्चुअल बेस है, लेकिन इसका मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जो बहुत शॉर्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको कोई सिमिलर करके दिखाने वाला नहीं हूँ कि हाँ मैं इसको सिमिलर करूंगा, फिर उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लूंगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो से फिर मैं इसकी साइड निकालूंगा। नहीं, क्वेश्चन क्या है देखिए, एक ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल में आपको दिखा रखा है कि AB और BE 16 और 8 सेंटीमीटर के हैं। ओके, B क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है। पूछा हुआ है जो स्क्वायर है इसकी साइड बताओ। स्क्वायर क्या होती है, स्क्वायर एक ऐसे 4 भुजा वाली एक बंद आकृति होती है जिसकी चारों भुजा बराबर होते हैं और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो हमें बोला हुआ है इस स्क्वायर है ना, स्क्वायर की साइड बताओ। चारों साइड बराबर होती है, तो किसी भी साइड के बारे में बताओ। कैसे करेंगे इसको हम, देखिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर इंस्क्राइब होता है, बना होता है, इसमें सिंपली तरीका है कि आपको 2 साइड दिए होंगे AB। ओके, आपको क्या करना है, ऊपर A और B को मल्टीप्लाई करना है और नीचे A + B करना है। क्या मतलब, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, नीचे ऐड करोगे, तो क्या देखा है 16 8, और नीचे क्या करोगे इनको प्लस 16 8 128 और 8 से 14 24, काटो जरा। तो अगर मैं इसको 8 से काटूँ, 8 दिया 24, 8 का 8, 8 से 48, 16/3 ऑप्शन नंबर है आपका। तो ये है आपका ऑप्शन B। ठीक है, तो क्या आपको याद रखना है, जब ऐसा क्वेश्चन आता है एक ट्राइंगल में स्क्वायर इंस्क्राइब होता है, तो आपको क्या लगाना है, आपको दोनों साइड को ऊपर मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में इनका सम लेना है, आपका फटाक से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। नंबर 35 में बोला गया यहाँ पे पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग R एंड S। तो पॉइंट जो P है वो R और S को डिवाइड कर रहा है, तो ये R और S, और पॉइंट P इसको डिवाइड कर रहा है। हमें बोला नहीं कि ये मिड में डिवाइड कर रहा है, तो आप कहीं पर भी पॉइंट P ले सकते हैं। -1 और 3 इसके कोऑर्डिनेट है, और ये रखा है 9 और 8, और 21 रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, K:1, 7 चैप्टर K:1 में आपको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो बोला यहाँ पे K का मान निकालिए, और इक्वेशन दे रखा है एक आपको ये, तो इस इक्वेशन में ऑब्वियस बात है वैल्यू पुट करेंगे x और y निकाल के, और फिर अपना K का मान आ जाएगा। तो जब भी कभी कोई एक पॉइंट किसी लाइन को K:1 में डिवाइड करता है, तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, x और y कैसे निकालते हैं, तो आपके पास फॉर्मूला होता है Kx2 + x1 अपॉन में K+1। ये मैं बता रहा हूँ आपको इसका फॉर्मूला x का। ओके, ये x का है, और y कोऑर्डिनेट y का क्या होता है, y का होता है K y2 प्लस में y1 K+1। ओके, तो यहाँ पे बस पुट कर दीजिए। ये है हमारा, देखो x1 y1 x2 y2, तो K x2 x1 कितना -1 K+1। इसको सोल्व करेंगे तो 9K - 1 अपॉन K+1। ऐसे यहाँ सोल्व करो, K y2 कितना 8 y1 3, तो नीचे कितना आएगा K+1, तो आपके पास आएगा 8K + 3 K+1। ये y है और ये x है, वैल्यू पुट कीजिए। x कितना है 9K - 1, 9K - 1 K+1, और ये कितना है 8K + 3 K+1 + 2 = 0। एलसीएम लीजिए, तीनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा आपका K+1 को K+1 से, देखो एलसीएम में नीचे से डिवाइड करते हैं, ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको जब मैं इससे डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा, और 1 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा सेम आ जाएगा। शॉर्ट में बताऊँ, जब दोनों सेम होते हैं तो ऊपर वाला सेम उतर जाता है, जब दोनों सेम होते हैं तो ऊपर वाला सेम उतरता है। पर यहीं पर सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, इसको ऐसे उतार देते हैं, इसको ऐसे नहीं उतारना, इसको ऐसे उतारना है, क्योंकि जो माइनस है आगे लगा हुआ है, अब ये सॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए सेम नहीं है, K+1 को जब इससे डिवाइड करोगे तो K+1 आएगा, और जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आएगा। ये डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 0, तो नीचे से K+1 हट गया। यहाँ क्या है 9K - 1 सॉल्व करो, -8K प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या है प्लस में 2K + 2, 9K माइनस में 8K 1K प्लस में 2K 3K, -1 -3 -4 + 2 -2, जब ये -2 से जाएगा 2, और K की वैल्यू आ जाएगी 2/3। आपका ऑप्शन है 35 ना, 35 का है A। अंडरस्टूड, तो ऐसे करेंगे, जितना ज़्यादा आप माइंड में सोल्व कर सको उसके बेस पे। ये 36 क्वेश्चन 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है 36 में, देखिए आपको एक फिगर दे रखा है, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, ये एक स्क्वायर है ABCD, नाम देख लेता हूँ ABCD और EFGH। ओके, तो हमें यहाँ पे शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। शेडेड रीजन मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसका आंसर निकालना है। देखिए ये 14 है, और एकदम मिड में क्या हो रहे हैं, यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे 7 और इसको बोलेंगे 7। ओके, स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या बनेगा 90। आपको क्या दिख रहा है ये, अच्छा देखिए ये भी क्या है 14, तो ये भी ऐसे क्या होगा, ये हाफ उससे बना हुआ है, हाफ स्क्वायर पे, तो ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा, तो ये क्वाड्रेंट बन रहा है। देखिए ये एक क्वाड्रेंट बन रहा है, सेम ये भी एक क्वाड्रेंट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इस वाले पार्ट का आंसर निकालूँ, इस वाले पार्ट का अगर मुझे आंसर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, हाफ
स्क्वायर में से 2 क्वाड्रेंट को माइनस कर दूंगा, ठीक है। और अगर मुझे इसका आंसर चाहिए तो सिंपल है, ये तो एक सेमी सर्कल बन रहा है, सेमी सर्कल का यहाँ पे आंसर लगा दीजिए। तो सेमी सर्कल प्लस में हमें क्या करना है, हाफ में से इन दोनों क्वाड्रेंट को माइनस करना है। लेकिन आप एक तरीका देखिए, देखो ये क्या है अपना आंसर कैसे आएगा, हमें निकालना है शेडेड रीजन। शेडेड रीजन हमें निकालना है, कैसे आएगा, तो हमने बोला भाई एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल को है ना, सेमी सर्कल लीजिए और क्या लीजिए, हाफ स्क्वायर में से इन दोनों क्वाड्रेंट को माइनस कर दीजिए। तो हमें क्या करना है, हाफ स्क्वायर के एरिया में से एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हमने लिया है सेमी सर्कल और हाफ स्क्वायर में से दोनों क्वाड्रेंट को माइनस कर देंगे, जो आएगा हमारे पास क्या होगा, ये होगा। जब इस वाले आंसर में इस वाले पार्ट को जोड़ देंगे तो पूरा शेडेड रीजन आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिया है, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ये जो आपको क्वाड्रेंट दिख रहे हैं, अगर मैं इसको फ्लिप कर दूँ, फ्लिप मतलब देखिए इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, कुछ ऐसे है, इसको मैंने फ्लिप कर दिया, फ्लिप मतलब इसको हॉरिजॉन्टली जैसे ये ना, इसको मैंने ऐसे पलट दिया, मिरर इफेक्ट। अगर मैं इसका मिरर इफेक्ट बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, कुछ ऐसा, क्योंकि ज़रा यहाँ पे ज़रा, अब ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसका मिरर इफेक्ट बनाऊंगा तो कुछ ऐसे बनेगा, ओके। अब जरा ये देखिए, ये जो है ये कैसे बना हुआ है, विजिबल है, ठीक है। ये कुछ ऐसे बना हुआ है, इसका भी जब मैं मिरर इफेक्ट लाऊंगा तो कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, है ना, पहले समझिए। तो इसका मिरर इफेक्ट ये रहा और इसका मिरर इफेक्ट ये रहा, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टली फ्लिप। अब इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपस में ऐसे है ना, इन दोनों को आपस में ऐसे लगा रहा हूँ। तो जब मैं इसको इधर लगाऊंगा तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये देखो ये लाइन है, ये लाइन है, ऐसे हमारा क्वाड्रेंट बन रहा है। तो क्या ये एक सेमी सर्कल नहीं है, देखिए इसी की तरह जब मैं इन दो क्वाड्रेंट को आपस में जोड़ूंगा, तो क्या ये एक सेमी सर्कल बन रहा है, तो हाँ ये एक सेमी सर्कल बन रहा है। इसका मतलब जो आपका 2 क्वाड्रेंट का आंसर आएगा वो एक सेमी सर्कल के बराबर आएगा। ये सब आपको सोचना है फिगर को देखकर, ठीक है, ये फिगर को देखकर आपको ये सब सोचना है। तो इसका मतलब जो मैं कर रहा हूँ ना, एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट, इसका मतलब ये कुछ नहीं, ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल के बराबर आएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो जो सेमी सर्कल का एरिया है वही हमारा यहाँ पे 2 क्वाड्रेंट का एरिया आएगा, ठीक है। ब्रैकेट हटा देंगे हम, यहाँ पे क्या चल रहा है, प्लस में एरिया ऑफ सेमी सर्कल, है ना। तो आपने एक चीज़ नोटिस कर लिया कि जब भी कोई फिगर आएगा आप पहले पहचानोगे कि हाँ ये क्या बन रहा है, ये इन दोनों को मैं आपस में फ्लिप करके हॉरिजॉन्टली फ्लिप करके ऐड कर दूं तो ये एक सेमी सर्कल के बराबर बन रहा है, क्योंकि यूनिट भी पूरी सेम है। 7 7 कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा, और क्वाड्रेंट तो ऊपर तक आ ही रहा है, हाफ तक, ये भी पूरा हाफ तक आ रहा है, ठीक है, इसलिए दोनों सेम रहेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सेमी सर्कल दे रखा है, उसका एरिया प्लस में हाफ में से इन दोनों को मिला क्या बन रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है। तो हाफ स्क्वायर में से सेमी सर्कल माइनस करेंगे तब जाके ये आएगा, और अकेले इस सेमी सर्कल का अगर हम एरिया लेंगे तब जाके ये वाला पार्ट आएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा शेडेड रीजन आएगा, जो कि मैंने वहाँ लिखा हुआ है। अब मैं देख रहा हूँ कि ये पूरी चीज़ माइनस में है, ये पूरी चीज़ प्लस में है, और दोनों सेम है, एरिया ऑफ सर्कल प्लस माइनस, तो जो भी आंसर आएगा कट जाएगा। तो आपका बचा क्या, हाफ ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ हाफ ऑफ स्क्वायर, ये आपका बचा हुआ है। तो सिर्फ इतना निकालना है हमें, ये निकालेंगे तुरंत हमारा शेडेड रीजन का आंसर आएगा। तो जो टोटल शेडेड रीजन है वो स्क्वायर के हाफ के बराबर है। तो यहाँ पे जो स्क्वायर रखा है, स्क्वायर का वो क्या होता है, एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, लेकिन हमें तो हाफ लेना है तो हाफ ले लो। साइड कितना रखा है 14, 2 से काट दो, और 64 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है शेडेड रीजन का, और ये है आपका सी ऑप्शन। शॉर्ट में कैसे करोगे, जैसे ही आपके पास फिगर आएगा आप पहले सोचो ये बन रहा है अपना सेमी सर्कल, और ये वाला पार्ट कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे हाफ में से 2 क्वाड्रेंट को माइनस कर दो, ठीक है। और जो 2 क्वाड्रेंट है अगर इन्हीं को मैं फ्लिप कर दो तो ये एक सर्कल दिखेंगे, सेमी सर्कल। तो इसका मतलब हाफ में से सेमी सर्कल माइनस करना है। जब हाफ में सेमी सर्कल माइनस करोगे तो एक्चुअल में ये सेमी सर्कल और वो सेमी सर्कल जो माइनस कर रहे हैं दोनों आपस में क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो सिंपल आपका क्या बचा, हाफ स्क्वायर। आप इससे भी समझ सकते हैं, ये जो चीज़ दिख रही है ना, ये वाला ये एक्चुअल में इन दोनों को जब आप फ्लिप करोगे तो इसके बराबर आएगा। जब मैं इन दोनों को आपस में जोड़ूंगा फ्लिप करके तो ये ऐसे ही दिखाई देंगे। तो करने के कई तरीके हैं, जैसे आपको सुनना है वैसे आप इसको कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें 5 ओलंपिक के रिंग्स दे रखे हैं। क्या क्या बोला हुआ है इसमें अगर हम डायमीटर खींचते हैं, सॉरी ये कोड खींचते हैं, तो जो कोड है वो 1 मीटर है, 1 मीटर है ना। तो जो कोड है वो सेंटीमीटर चल रहा है यहाँ पे, तो जो कोड है वो 1 सेंटीमीटर है, और रेडियस भी कितनी दे रखी है हमें, 1 सेंटीमीटर। तो अगर इसका सेंटर मान लो हम लेते हैं यहाँ पे, सेंटर तो होगा ऑब्वियस बात है, तो रेडियस कितना बनेगा 1, ऐसे यहाँ पे भी कितना 1। तो आप देख रहे हो ये एक ट्राइंगल है AOB एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड क्या है 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब AOB एक कैसा ट्राइंगल है, AOB एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कैसा है, समबाहु त्रिभुज। अगर मैं इसको अलग से बनाऊँ यहाँ पर जरा देखिए, तो कुछ ये ऐसे बन रहा है ना, ये एक सीधी सी कोड है ना ऐसी, और ये जो सर्कल जा रहा है इसकी वजह से ये कुछ ऐसा दिख रहा है, शंकुआकार, कोन जिसको हम बोलते हैं। तो अगर मैं इतने पार्ट को बनाता हूँ यहाँ पे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये भी 1, ये भी और ये भी,
तो इसका मतलब जो ट्राइंगल दिख रहा है ये कैसा है, ये ट्राइंगल, ये अपना एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और हमें निकालना क्या है, हमें जो डॉटेड लाइन है ये निकालना है। अब डॉटेड लाइन, डॉटेड जो पोर्शन है वो निकालना है। तो देखिए जरा कैसे निकालेंगे। तो डॉटेड कौन कौन से, ये पूरा ऐसे, ये पूरा, ये भी और ये भी। जब मैंने इसको कोड डाला तो यहाँ पे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। और आपको पता है ये बनता है अपना सेक्टर, और सेक्टर में जब कोड को इंक्लूड करते हैं ये जो पार्ट बनता है इसको बोलते हैं सेगमेंट। तो यहाँ पे कितने सेगमेंट दिख रहे हैं, एक ऐसे ऊपर, दो यहाँ करूँगा तो 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 सेगमेंट बन रहे हैं। ठीक है, जो हमें एरिया निकालने हैं उसमें 8 सेगमेंट बन रहे हैं। और अगर 8 सेगमेंट बन रहे हैं और सभी एक जैसे हैं तो एक सेगमेंट का आंसर निकालूंगा, वही 8 सेगमेंट का आंसर आएगा। तो एक सेगमेंट के आंसर को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा जो ये डॉटेड लाइन, डॉटेड जो पोर्शन है उन सबका एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम डॉटेड रीजन का क्षेत्रफल। तो देखिए पहले मैं एक का निकाल रहा हूँ, ये एक है, एक सेगमेंट है। ठीक है, इसको अगर मैं देखिए यहाँ समझाता हूँ, 1 1 और ये 1। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा जब पूरे सेक्टर में से आप इस ट्राइंगल को माइनस कर दोगे, है ना। जब पूरे सेक्टर में से, देखो ये पूरा सेक्टर है, इस सेक्टर में से अगर ये ट्राइंगल अगर माइनस कर दूँ, हटा दो, तो क्या बचेगा, एक सेगमेंट बचेगा। इस सेगमेंट को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो डॉटेड रीजन है वो सब आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ नाम देता हूँ O A B और ये P। ये समझाने के लिए है, आपको क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करना है। समझिए, देखिए तो मुझे 8 का आंसर निकालना है। पहले एक का निकाल लो, एक कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर कौन है यहाँ पे, ये पूरा सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर, माइनस में ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। अब थीटा कितना है, देखिए ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटर ट्राइंगल में जो एंगल होता है कितना होता है, 60 डिग्री। इसका मतलब थीटा कितना है, 60 डिग्री। पाई बोला ना हो तो 22/7। और वैसे भी इसमें आंसर जो है हमारा, इसमें जो ऑप्शन है ना पाई में है, तो पाई को पाई रहने दीजिए। आर कितना है, R1 है, 1 का स्क्वायर, √3/4 साइड, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसकी साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 6 6 36, तो 1/6 आ गया। और यहाँ पे पाई है, इसको मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा 1/6 पाई, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो पाई आएगा, माइनस √3/4। ठीक है, तो आप यहाँ तक पहुँच गए। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, जरा इसमें ऑप्शन देख लेते हैं जरा। तो आपको ऑप्शन दिख रहा है बी, ऑप्शन बी क्या बोला हुआ है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, π/6 माइनस में √3/4। और एरिया निकाल रहे तो किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। और ये एक का आंसर है, एक सेगमेंट का। जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो डॉटेड रीजन है पूरा का पूरा वो सारा आ जाएगा। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा कैसे निकलेगा, देखिए 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो 8 मतलब देखिए इसमें जो आपको ऑप्शन नंबर डी है ना वो सेम ऐसे दिया हुआ है, तो कुछ यहाँ पे छेड़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी का क्या देखा है, 8 बाहर है और ब्रैकेट में क्या है, π/6 माइनस में √3/4। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, तो आगे आप सॉल्व मत कीजिए, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कैसे करेंगे। देखिए आपको एक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और इनके जीरोस दे रखे हैं और बोला है हमें क्या निकालना है, हमें देन मतलब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से पूछा भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है आपका P = R = 2, P = R -2, P 2 है और R -2, P -2 है और R 2 है, इनमें से कौन सा होगा चेक करते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए फैक्टर हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें 2 कोफिशिएंट नहीं पता है ना, मतलब 2 यहाँ पे अल्फ़ाबेट नहीं पता है। तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, हम यहाँ कर रहे हैं सम ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है, -b/a, -b, ये क्या है हमारा a, ये क्या है b, तो -b बोला तो क्या लगेगा -5 और a क्या है अपना p। ओके, और यहाँ क्या होता है, जो जीरो देखिए इसको हम सम कर देंगे, 2 दूनी 4 और 1 5/2, 5/2 जब काटोगे तो -1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे, p एकम p, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे -2, तो p है -2। ठीक है, p तो -2 आ रहा है। अब r चेक करते हैं कैसे निकालोगे यार। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या होता है c/a, अब c क्या है r, a क्या है p और p कितना निकला है -2। प्रोडक्ट मतलब उन जीरोस को हम प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ क्या है r/-2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो r कितना है -2, मतलब दोनों ही -2 है, इसका मतलब आपका बी आंसर है। ठीक है, तो ये आपका 38 सम और प्रोडक्ट के जरिए इसको हम सॉल्व करेंगे। 39 में मैं क्या बोल रखा है, एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है और इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस में मतलब सर्कल के अंदर एक स्क्वायर भी इंस्क्राइब्ड है, एक सर्कल के अंदर जो स्क्वायर है अपना बना हुआ है। तो पूछा हुआ है कि इस स्क्वायर की साइड बताओ। ओके, तो आपको एक सर्कल दे रखा है, सर्कल में स्क्वायर है और इस स्क्वायर की में साइड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए अब ये क्वेश्चन आया था ट्राइंगल वाला, ट्राइंगल में स्क्वायर इंस्क्राइब था, उसी में बना हुआ था, तो हमने इसका फॉर्मूला आके निकाल दिया। लेकिन इसको कैसे करोगे, इसका भी शॉर्ट तरीका है, बस आप डिटेल समझ लो फिर शॉर्ट समझ आ जाएगा। देखिए अगर मैं इसको से मिला दूँ तो ये क्या बन रहा है, ये स्क्वायर का डायगोनल बन रहा है। ये क्या है, स्क्वायर का डायगोनल, और स्क्वायर का डायगोनल होता है √2 इंटू में साइड,
और मैं देखूँ सर्कल के रूप में, तो सर्कल का डायमीटर बन रहा है, सर्कल का डायमीटर बन रहा है। इसका मतलब सर्कल का डायमीटर, या ऐसे कह लो, जो सर्कल का डायमीटर है वो बराबर है √2 इंटू साइड के, है ना। सर्कल का जो डायमीटर है वो √2 इंटू साइड के बराबर है। ओके, सर्कल का डायमीटर क्या होता है 2 इंटू आर, और हमें क्या निकालना है साइड। अभी किसी तरह बस 2r पता चल जाए, और 2r कहाँ से पता चलेगा, जो हमें गिवन है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, 2πr कितना रखा है 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं आपसे मुझे 2r की वैल्यू निकालनी है, तो 2r की वैल्यू निकालूंगा तो क्या करूँगा, यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या बन जाएगा डिवाइड। तो 2r की वैल्यू क्या है 100/π। ओके, यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड मतलब नीचे लिखेंगे ऐसे हम। और जब इसको हम नीचे लिखेंगे तो आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, देखिए 4 ऑप्शन आ गया, 50 बाय मतलब 50√2, एक है 100/π, एक है 50√2/π, और एक दे रखा है आपको 100√2/π। कौन सा होगा, देखिए जब भी कभी रूट में आंसर निकलता है हमारा, डिनोमिनेटर में रूट आता है, तो हम उसको रेशनलाइज करते हैं। जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर और नीचे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, मतलब √2 से मल्टीप्लाई, और जब ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 क्या बन जाएगा 2, साथ में पाई तो है ना, पाई तो हैगा, और ये कितना बन गया 2, ऊपर क्या है 100√2, ऊपर क्या है 100√2। अब देखिए जब मैं इसको काटूंगा तो कितना आएगा 50√2 और बट्टे में पाई, तो आपका आंसर होगा सी। ओके, तो ये आपका आंसर सी। चलिए चलते हैं लास्ट सेक्शन बी का क्वेश्चन 40 में हमें यहाँ पे पूछा हुआ है इनके सॉल्यूशंस बताने, कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे यहाँ पे। ओके, तो मुझे पता है जो 243 होता है ये 3 का ही फैक्टर है, कितने पे आता है, तो देखिए तो ये होता है आपके पास 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 इसको हम ले सकते हैं, और ये क्या है 3 की पावर x + y। जब हम कंपेयर करेंगे तो x + y 5 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ देखिए ये क्या है 3 की पावर 5, और इधर क्या लिखा हुआ है x - y, मतलब ये आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई, है ना। देखो ये भी पावर में है, ये भी पावर में है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे 5x माइनस में 5y, और ये किसके ऊपर है 3 के ऊपर लिखा हुआ है, और यहाँ पे 3 के ऊपर कितना है 1, तो जब कंपेयर करेंगे तो 5x माइनस में 5y = 1, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब मुझे यहाँ पे क्या बोला गया है कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, तो कितने सॉल्यूशन निकलेंगे यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि जब कभी भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आपके पास 3 कंडीशन होती है, A1 A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 B2, ये मैंने आपको सेक्शन ए में कराया था, ये आपकी पहली कंडीशन जिसमें 1 सॉल्यूशन होता है। सेकंड कंडीशन क्या है A1 A2 इज़ इक्वल B1 B2 इज़ इक्वल, ये कोफिशिएंट का रेशो है C1 C2, इसमें मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और एक लास्ट होता है थर्ड A1 A2 इज़ इक्वल B1 B2 इज़ नॉट इक्वल C1 C2, इसमें होता है नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, तो ये कौन सा आ रहा है चेक कीजिए, A1 कितना है यहाँ पे 1, A2 कितना है 5, तो इसका मतलब अगर मैं देखूँ A1 A2 तो कितना है 1/5। यहाँ देखो B1 कितना है 1 और B2 कितना है -5, तो B1 B2 अगर मैं निकालता हूँ तो कितना है 1 और -5, तो यहाँ पे ये 1/5 है और ये -1/5 है, तो A और B बराबर आ ही नहीं रहे। इसका मतलब क्या है अपना पहली कंडीशन मतलब 1 सॉल्यूशन, तो आपका आंसर क्या होगा B, तो ये आपका B ऑप्शन। ठीक है, तो ये है आपके पूरे 40 क्वेश्चन सेक्शन बी के। इसमें हम इसको 1 को यूनिक भी बोलते हैं, ये बात याद रखना, इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, एक ही निकलता है इसमें, तो एक सॉल्यूशन में यहाँ पे हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सेक्शन बी हमने कंप्लीट कर लिया है, इसके पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब बचे हुए हैं इसके केस स्टडी का जो अपना सेक्शन सी है उसमें पूरा इसमें इंक्लूड है केस स्टडी, उसमें 2 केस स्टडी है और दोनों केस स्टडी के 5-5 क्वेश्चन है, टोटल 10 MCQ है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने कुछ भी सुझाव हो, कुछ आपको भी अगर शॉर्ट मेथड पता हो तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जितना भी हो सके चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके ही जाना। ओके।